इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। वो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ये है कि क्योंकि काज हर काज का इफेक्ट होता है, ठीक है, और यूनिवर्स एक इफेक्ट है, तो इसका काज होना चाहिए और इसका काज गॉड है, ठीक है। नहीं, ये तो तो नहीं है। इसी ये तो तरह कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया? लास्ट कॉलर हमारे हैं। सर, हाउ डू आई प्रोनाउंस योर नेम? इट्स कलीगुला, CALR। इट्स कलीगुला। कलीगुला। हाँ कलीगुला, जी। ओके। हाँ, हाँ जी, तो जनाब मैं फरमाइए। ये एक बात यहाँ पे हो रही थी कि यार के जो है मुल्हिद ये मानते हैं कि गाड़ी का वजूद जो है खुद ब खुद हो गया। तो मैं उसके ऊपर ये कमेंट करना चाहूँगा कि देखें, आजकल की जो हमारे पास साइंसेस हैं और जितना हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स की और चीज़ों की, उससे ये बात हमें हमें ये मालूम हुई है कि काज एंड इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है, जिसकी बेसिस पे सारे के सारे वो लॉजिक जो अ, खुदा को मानने मतलब है खुदा को एक लॉजिकल एंटिटी बनाते हैं, वो सारे के सारे कॉज एंड इफेक्ट पे रिलाई करते हैं, ठीक है। और वो टेलीलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो गए, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो गए। तो वो आर्ग्यूमेंट आजकल की साइंस साइंस जो है और या लॉजिक जो है, वो उनको विथहोल्ड नहीं करती, और इसलिए खुदा की जात एक गॉड इज डेड नाउ, ठीक है। जो आइडिया ऑफ गॉड है वो डेड है, क्योंकि उसका जो है वजूद ही नहीं है लॉजिक में। और जो आजकल की जो क्रॉसपॉन्डेंस अगर की जाए यूनिवर्स के लॉज के ऊपर, ठीक है, तो उसके मुताबिक खुदा की जात का वजूद नहीं है। तो वहां पे जी। है हम, हाँ, तो और उसके बाद हमें ये नहीं कहते कि जो है ना, कहा जा सकता कि यार कि कोई चीज का बनाने वाला अभी जैसे गाड़ी है उसका बनाने वाला नहीं है। ठीक, समझ मगर गया आपने एक आपके सवाल को। अजम्पशन, हाँ, अजम्पशन सर, लेना। आपके सवाल को समझ आ गया। हाँ, मोनोलॉग में नहीं कैसर जाता, भाई, चलें कैसर आपके। भाई, कैसर भाई सर एक मेरी। छोटा सा, कैसर भाई एक छोटा सा प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप नमाज पढ़ लें, मैं यहाँ पे स्पेस मार लेता हूँ, क्योंकि पहली दफा हुआ है कि ये सारा ग्रुप यहाँ पे मौजूद है और वो माइक पे भी आ रहे हैं। मैं तो बहुत आज सरप्राइज भी हूँ और चाहता भी हूँ कि ये लोग सारे माइक पे आए और बात रखें। तो कैसर भाई, अगर आपसे आपके लिए ये पॉसिबल है तो प्लीज, अगर नहीं है तो फिर आप एंड की हाँ, तरफ जा रहे मैं हैं। तो नमाज पढ़ के आ जाऊंगा। मुफ्ती साहब, आपका क्या स्केड्यूल है? मैं थोड़ी देर हूँ अभी अवेलेबल। चलें, आप कैलिगुला साहब को एंटरटेन करें। मैं बस मैं नमाज पढ़ के मैं वापस हाजिर हुआ। जी, कैलीगुला साहब, आप ये कह रहे थे कि लॉजिक की बुनियाद पर खुदा के वजूद का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मेरा ये कहने का मतलब, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। जी, सबसे आसान कर पहली दीजिए। बात है कि जो मैंने बात की है वो मैंने बात की है करस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ जो ट्रूथ है, जी ठीक है। सच की काफी डेफिनेशंस हैं, तो जी और जी, उसमें जो, कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ थ्योरी के हाँ, मुताबिक ट्रूथ की जो थ्योरी वो है, थोड़ा ये सा उसकी कहती वजाहत है, भी कर दें। जी हाँ, वो ये थ्योरी कहती है कि सच की कि जो चीज यूनिवर्स के मुताबिक क्रॉसपॉन्ड करती है, जैसे यूनिवर्स चल रही है उसके मुताबिक हमें चीजें बताती है, ठीक है, वो सच है, ठीक है। बाकी सब सच में रिलाय नहीं करता, ठीक है, सच नहीं है। सिर्फ जो यूनिवर्स के साथ क्रॉसपॉन्ड है, जैसे यूनिवर्स काम करती है उसके मुताबिक चीजें हैं, तो वो उसकी सच है उसको उसके। उसको आप उर्दू में नहीं, उसको डिफाइन करें आप इंग्लिश में, तब सही समझ में आएगा ना। मतलब यार यही है कि एवरीथिंग विच क्रॉसपॉन्ड्स टू द यूनिवर्स, नहीं, ठीक यूनिवर्स है, का लफ्ज तो नहीं, उसमें तो लॉज ऑफ रियलिटी का लफ्ज है। लॉज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, उसमें ना मतलब लॉस का भी यूनिवर्स का इन सेंस का मतलब ये सर, कि उसमें यूनिवर्स का म, लफ्ज ही नहीं है उस थ्योरी नहीं में, नहीं, उसमें देखें, रियलिटी का लफ्ज है ना। यार आप मेरी बात समझ नहीं रहे। आप, जब मैं बोलता हूँ ना लॉ ऑफ यूनिवर्स, तो लॉ ऑफ यूनिवर्स इज ए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ठीक है, हमारी मॉडलिंग होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, सर, आपने वो एक जो एक कानून थ्योरी का, बनाता आपने एक नजरिया पेश किया एपिस्टेमोलॉजी का, कोरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। उसको मैंने कहा कि आप डिफाइन कर दीजिए, आप इसमें यूनिवर्स लिया है, जबकि उसकी डेफिनेशन में यूनिवर्स का लफ्ज नहीं है, रियलिटी का लफ्ज है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए कि नहीं है। है, ठीक रियलिटी है। का लफ्ज है कि रियलिटी, नहीं? रियलिटी में एक यूनिवर्स को अगर चलें, आप रियलिटी कह नहीं, रहे वो हैं, तो वो आपकी ठीक है। चलिए इंटरप्रिटेशन हुई ना, आप रियलिटी अब सिर्फ आगे यूनिवर्स है। बढ़ते हैं ना,
अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये जी करस्पॉन्डेंस होगी, थ्योरी हो गई। तो तो अच्छा, तो फिर उसके उसके मुताबिक बाद अब मेरी उसके बात सुन लेना, अब जी मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी चलिए। हमारे पास जो जितने भी आर्गुमेंट हैं, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट हैं, टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट हैं, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट हैं, जो गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जब तोड़े जाए ना, तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल को वो ये समझते हैं कि ये प्रिंसिपल हर जगह विथहोल्ड करता है, ठीक है, मगर हकीकत में वो हर जगह विथहोल्ड नहीं करता। इसीलिए वो प्रिंसिपल जो है ना, जो इन सारे आर्गुमेंट का बेसिस है, वो फेल हो गया है, ठीक है, आजकल की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी नहीं, ये बात वाज़ेह नहीं सारी हो रही है ना, साइंस। मतलब आपने एक दावा कर दिया, बात वाज़ेह नहीं हो रही। मसलन आप कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को डिकंस्ट्रक्ट करके उसको तोड़ दीजिए, तो बात वाज़ेह होगी। हाँ, कलाम का कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ये है कि क्योंकि काज हर काज का इफेक्ट होता है, ठीक है, और यूनिवर्स एक इफेक्ट है, तो इसका काज होना चाहिए, और इसका काज गॉड है, ठीक है। नहीं, ये तो तो नहीं है, इसी ये तो तरह कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया? देखिए, मेरे में यही अंडरस्टैंडिंग है उसकी। आप करें डेफिनेशन, आपके मुताबिक क्या डिफाइन करें उसको, नहीं, करें। आप, मैं तो ये समझ रहा था कि भाई आप सारे आर्ग्यूमेंट्स लेके बैठे हैं, सबको डिकंस्ट्रक्ट कर चुके, तो अगर आप कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पहले तो मुझे बताएं और उसके बाद डिकंस्ट्रक्ट करें, तो फिर बात आगे बढ़ेगी ना। ये तो चूंकि तो दावे तो आपके हैं कि फला ये हो गया वो हो गया, तो आप इसको बताएं क्या है। जी देखिए, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ये कहता है कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, जी ठीक है। चलिए, अच्छा वो आपने गूगल द कर लिया। जी यूनिवर्स, जी ऑल स्पेस टाइम मैटर बिगिंस टू एग्जिस्ट, ठीक जी। है, देयरफॉर यूनिवर्स हैज अ कॉज, जी ठीक है। ठीक ठीक मतलब ये है कि हर चीज जो है ना, उसका कोई ना कोई काज होता है, ठीक ठीक है, बगैर काज के इफेक्ट नहीं हो सकता, बगैर इफेक्ट के काज नहीं हो सकता, ठीक है। इसका बेसिक जो है ना, इसका जो आप कह ले, इसकी जड़ जो है वो ये है कि यार कि हर काज का इफेक्ट होता है, ठीक है, और जो है यूनिवर्स भी उसी नहीं, तरह उसी प्रिंसिपल के अंदर लाई करती है। यूनिवर्स भी एक ठीक है, उस वो एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है उसका काज होना चाहिए, तो देयर ठीक फॉर है यूनिवर्स इज हैज अ काज, ठीक है। और उस ठीक है काज को हम फिर क्या कह देते हैं कि वो खुदा की तरफ से हुआ, खुदा ने काज ठीक। किया, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो हाँ बता दीजिए। हाँ, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम की जो ये प्रॉब्लम ये है कि जो जहां पे जब हम लोगों ने ये प्रिजम्पशन ली है, ये अज्यूम कर लिया कि काज हर काज का इफेक्ट होता है और हर इफेक्ट का काज होता है, ठीक है, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका काज होता है, वही प्रेमिसेस जो है इसका वो रॉन्ग है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज एग्जिस्ट करती है उसका काज होता है, ये प्रेमिसेस रॉन्ग है, क्योंकि ठीक है हमने जब ठीक है। अंडरस्टैंडिंग थे कि देखिए, मैं जी उसकी एक्सप्लेन जी। करूंगा हाँ, कि ये मैं कहाँ एग्जाम्पल से दीजिए। मैं जी ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि ये जो प्रिजम्पशन है कि हर चीज जो एग्जिस्ट करती है उसके पीछे काज होता है, ये चीज आप लोग मतलब है कि 100% ये प्रिंसिपल वैलिड नहीं रहता। नहीं, तो आपको हमने क्वांटम हमने फिनोमेनाज में हमारा ये, मैं आपको आपने बताता आपने सुन लीजिए, आप कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को बदल देते हैं। हमारा ये दावा नहीं है कि हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका कॉज है, हमारा ये दावा है ही नहीं। हमारा दावा यह है कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, हमारा ये दावा है। तो वही है ना, एक ही बात हुई नहीं, एक नहीं है कि ना, जमीन हर आसमान का चीज जो फर्क है। एग्जिस्ट करती है, मैं वही कह जी रहा नहीं, हूँ, हर बिल्कुल चीज जो नहीं, एग्जिस्ट बिल्कुल करती है उसका नहीं। जी काज नहीं, है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये आप क्या नहीं कह रहे हैं? कहते कि हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका कॉज। हम ये कहते हैं कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, नॉट दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हैज अ कॉज। जमीन आसमान का फर्क है। आप अगर मतलब ये कि आई मीन कम ऑन, आप जो है फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं और आप फर्क नहीं समझते नहीं, कलाम आप ये कॉस्मोलॉजिकल कह रहे हैं आर्गुमेंट। कि जो बिगेन टू एग्जिस्ट, मतलब आपका क्या जी, मतलब है? आप इसको जिस उर्दू चीज में का तर्जुमा करें। जिस चीज के वजूद का आगाज हुआ है उसका सबब है। जी हाँ, जिस चीज के वजूद का आगाज हुआ है उसका सबब है, तो जी इसका मतलब है कि हर वो जो चीज जिसका वजूद का आगाज हुआ है उसका काज है। हर चीज जो है, अच्छा मुझे एक बात बताए, जी इंसान है, बताइए। जी इंसान है, ठीक है, जी तो जी। इंसान बिगेन टू एग्जिस्ट है, करता था या नहीं? करता है, मैं हूं, ठीक है। आप अपनी आइडियोलॉजी के तौर से अब बताते मुझे रहे। एक जी बात बताएं, जी नहीं नहीं, मुझे जी मुझे बात बताएं, जी मुझे जी जी। ऐसी एक चीज बताएं
जो इस डेफिनेशन के अंदर लाए नहीं करती, कोई ऐसी चीज जो जी बिगेन टू एग्जिस्ट है नहीं है, बिगेन टू एग्जिस्ट नहीं है, वो मुझे बताएं, वो ऐसी कौन सी चीज है? जो बिगेन टू एग्जिस्ट नहीं है और एग्जिस्ट भी नहीं हाँ, करती है। नहीं एग्जिस्ट करती है, हाँ, लेकिन उसकी ठीक है, बिगिनिंग नहीं है। हाँ उसकी बिगिनिंग नहीं है। खुदा। तो इसका मतलब है कि ये जो आपने प्रेमिसेस लिया कि जी। एवरीथिंग दैट बिगेन्स टू एग्जिस्ट, हम्म। ठीक है, हम्म। रिक्वायर, मतलब है कि उसको काज चाहिए, हम्म। तो इसका मतलब है कि वो जो है खुदा, उसकी बिगिनिंग नहीं है, खुदा की उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है। बिगिनिंग नहीं है। खुदा की अच्छा बिगिनिंग ठीक, होगी तो इन्फिनिट रिग्रेस हो जाएगा। अच्छा सही है, सही है, सही है। मतलब इसका है कि खुदा के सिवा हर चीज की बिगिनिंग नहीं, बिगिनिंग है, बिल्कुल। हर चीज की बिगिनिंग है। और हमने ये कह दिया कि फिर जो चीज भी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो भी चीज, जो भी इस कॉस्मोलॉजी को इस कॉस्मोस में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कॉस्मोस का मतलब यार कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी, ठीक है, यूनिवर्स है या यूनिवर्सेस हैं या जो कुछ भी है, इन सब के अंदर जो चीज भी एग्जिस्ट करती है वो उसकी बिगिनिंग है, ठीक है। आपका ये कहना है का मतलब है आपने एक एजम्पशन और लिया है, हर चीज जो एग्जिस्ट आई करती है डोंट नो उसकी के बिगिनिंग, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। ठीक है, सही है, आपने सही है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो हमने ये फिर फर्ज कर लिया, हमने ये कह दिया कि हर चीज जो मतलब जो कुछ भी कॉस्मोस के अंदर लाया करता है उसका मुझे एक ऐसा काज लग रहा है होता है। कि आप कुछ सोच कर आए थे, वो एकदम उड़ गया और वो नहीं आप नहीं, समझ सुन में तो नहीं आ रहा कि लेना, इसको फिक्स कैसे करूं। सुन ले, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को आप समझना ये चाह रहा हूँ सोचकर और आए उसमें थे कि आपको आप ये समझाना। कहेंगे कि भाई हर अबे चीज जो एग्जिस्ट यार करती है, भाई यार वही इतनी देर से बात तो है, आप बात सुन कर रहे तो थे ना, लो ना मुझे यार। बात कर लेने दीजिए। चौधरी साहब, अगर आप जो है आप जरा इनको म्यूट कीजिए, क्योंकि इतनी देर से मैं सुन रहा था बहुत पेशेंटली, मैंने तो कोई बात जी नहीं जी। की। जी। तो इतनी देर से आपने आपकी तकरीर सुनी हमने। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ऑडियंस को कि ये सोच कर आए थे कि ये कहूंगा भाई जो आपका आर्गुमेंट है वो देखिए ये है कि ये भाई यहाँ पे मेरी जात सुन पे नहीं लीजिए बात सुन करें ना, लीजिए। आप अब देखो आर्गुमेंट एक नहीं पे बात बोला। बात सुनिए, करें। अब आप मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें, मैंने नहीं बोला। ये सोचकर ये आए थे कि हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका कॉज है, और चूंकि खुदा एग्जिस्ट करता है लिहाजा उसका कॉज दिखा दो, तो आपका तो ये टूट गया आर्गुमेंट। हमारा वो आर्गुमेंट है ही नहीं, हम तो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को मानते हैं। अब जब नहीं यूके ये नहीं, चीज आपने एकदम गलत, एक आपने जब ये फिर चीज गलत टूट गई ना, तो प्रसम्पशन अब ली इनको ना समझ में नहीं आ यासिफ रहा कि आप, मैं वो कौन से मेरी अल्फाज बात तो लेकर सुन आऊं लें, कि मैं पटरी पर अपनी गाड़ी लेकर आ सकूं। मेरी इसीलिए बात तो इसका सुन मतलब ये लें, है, मेरी इसका बात फर्ज तो ये सुन कर लें, लें, उसका मतलब मेरी ये हो बात तो गया। इतनी सुने देर ना। से अच्छा आप एक ही अच्छा अल्फाज अकली। को एक ही अस्सलाम लफ्ज को भाई दूसरे वालेकुम। को जो रटे जा रहे वालेकुम हैं। सलाम वालेकुम। यार भाई आपका प्रेमिसेस क्या था? आपका प्रेमिसेस ये है कि हर चीज जो जिसकी बिगिनिंग है, जो एग्जिस्ट करती है और उसकी बिगिनिंग है उसका काज है, तो ये प्रिंसिपल विथहोल्ड नहीं करता यूनिवर्स के अंदर। मैं यही कहना हाँ, तो चाह रहा इसको हूँ साबित कि कीजिए ना ये कि चीज, यूनिवर्स में आप मुझे एक ऐसी चीज बताइए यूनिवर्स में कि जो बिगेन टू एग्जिस्ट हो और बगैर कॉज के हो। जी। हाँ आप क्वांटम फ्लक्चुएशन देखें ना, ठीक है, उसके जी। अंदर क्वांटम पार्टिकल्स हैं जो बगैर कॉज के पैदा होते हैं, बगैर, ठीक है, उनका वो खुद ब खुद पैदा होते हैं, अच्छा, ठीक है। इसके पास और इसका ऐसा, आपके होल्ड ऑन ऐसा होल्ड ऑन, अब मैं आपसे फिनोमिनाज सवाल हैं। करता हूं आपसे। आपसे सवाल है कि ये जो खुद ब खुद पैदा होते हैं, इसका जो कॉज है वो आपको पता नहीं है या आपको पता है कि उसका कॉज नहीं है। कॉज का देखें, कॉज का मतलब है जी। कि वो कहीं से, ठीक है, वो नहीं, देखो मेरा सवाल फ्रॉम समझे आप। नो वेयर, मैं मेरा ये सवाल कह रहा हूं समझे। कि, हाँ मेरा हाँ सवाल समझे आपका आपके मतलब है, जी। आपको जो आप तो जो कह मतलब रहे हैं कि आपका कहना चाह ये रहे जो हैं कि वो कहीं पार्टिकल्स से पैदा हो पैदा रहे हुए, हैं। नहीं नहीं, वो कहीं मेरा से सवाल पैदा ये हुए, वो मैं यही आपने कहना चाह रहा हूं कि सर फ्रॉम सुन लीजिए, नो अगर थोड़ा वेयर सुनने की भी आदत वो डालें। मैं एग्जिस्ट आपसे करना सवाल शुरू ये हो कर जाए। रहा हूं कि जो चीज जिसका आपने मिसाल दी है उसका कॉज नहीं है या आपको पता है, या उसका कॉज है और आपको पता नहीं है। दोनों में से कौन सी बात सही है? देखिए उसका काज नहीं है, मैं ये कह रहा और आपको ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसका कॉज नहीं है। हूं। हाँ आप जाके पढ़ लें क्वांटम फ्लक्चुएशन के पीछे और आपको क्वांटम मालूम हो फ्लक्चुएशन के जाएगा। पीछे कॉज हाँ नहीं है, साइंस ने साबित कर दिया। हाँ हाँ। यार आप लोग कहां से आते हो? मतलब कौन सी दुनिया में कौन सी नहीं साइंस मुझे है, मुझे ये ये आप कौन सी बताएं ना, फिलोसफी मुझे है? आप अच्छा बताएं, एक आपको यार पता है, आपको कमाल अच्छा ही नहीं, हो गई। आपको कालीगुला मालूम साहब है तो गुस्सा आप ना बताएं कीजिए। मुझे, मुझे आप अच्छा बता गुस्सा दें। ना कीजिए। कैसा मैं अरे बात गुस्सा कर साहब रहे हो? नहीं गुस्सा कह ना रहा, कीजिए। मैं गुस्सा, गुस्सा नहीं अच्छा कह मेरी रहा, बात सुनिए। मुझे ये मुझे बात जरा, बताएं। अच्छा जरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्वांटम फ्लक्चुएशन क्या होती है। जो क्वांटम फ्लक्चुएशन में ऐसा होता है कि अगर आपके पास एम्प्टी स्पेस हो, ठीक है, जहां पे क्वांटम वैक्यूम हो, क्वांटम वैक्यूम, वहां पे पार्टिकल्स कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है,
वहां Yeah. पे पार्टिकल्स खुद ब खुद जो है एग्जिस्ट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वो नॉन एग्जिस्टेंस में भी चले जाते हैं, ठीक है। वो खुद ब खुद एग्जिस्ट करते हैं, वो उनके पीछे ये नहीं होता, कोई ना फोर्स होती है, ना कोई एनर्जी होती है जो उनको बना रही होती है। वो वैक्यूम से ही ओरिजिनेट होना शुरू हो जाते हैं, वैक्यूम ठीक से है। ओरिजिनेट हो जाते हैं, लॉजिक मैटर कॉज आ गया। एंटर मैटर की शक्ल में, ठीक है, वो सही, ओरिजिनेट होना शुरू हो ठीक जाते हैं और खत्म भी हो जाते ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आप हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझते हैं आप? हैं। हाँ जी, समझते हैं। आप ये भी समझते हैं कि जब तक आप इस प्रोसेस की कैलकुलेशन ना करें तब तक ये फ्लक्चुएशन को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते? नहीं, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप किसी भी क्वांटम लेवल के पार्टिकल्स को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर हाँ, उसमें आप जो हमारे पास एक ऑर्थोडॉक्स मेथड है चीजों को स्टडी करने का, हम उन पे एनर्जी फेंकते हैं, ठीक है, और एनर्जी हमें वापस आती है जो हमें उसकी पोजीशन और मोमेंटम बताती है। मगर हम जब क्वांटम पार्टिकल्स में या मतलब एक जो एटॉमिक पार्टिकल हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसमें अब अगर हम लोग एनर्जी फेंकते हैं ताकि हम लोग उनको फर्दर स्टडी कर सकें, तो वो उनकी जो है मतलब है कि हमें उनकी असली जो स्टेट है वो नहीं बता सकता। या तो हमें मोमेंटम मालूम हो सकता है उसका, या हमें पोजीशन मालूम हो सकती है, क्योंकि अगर हम तो लोग उसकी पोजीशन मालूम करेंगे तो हमें जो एनर्जी फेंकी तो वो उसकी एनर्जी वो एनर्जी यूज करके वही पार्टिकल और मोमेंटम गेन कर लेगा, तो हमें उसका एक्यूरेट मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। तो वो ये कहता है कि ये जो ऑर्थोडॉक्स वे है जिससे हम बड़े ऑब्जेक्ट ठीक है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की हम लोग पोजीशन और मोमेंटम मालूम करते हैं, उससे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम मोमेंटम और पोजीशन नहीं मालूम कर सकते उस वे से, उस ऑब्वियसली रास्ते से। बस ये ऑब्वियसली हाइजेनबर्ग नहीं कर प्रिंसिपल सकते, इसलिए या ऑब्वियसली नहीं कर सकते इसलिए कि वो क्लासिकल फिजिक्स है और क्लासिकल फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स पे अप्लाई नहीं करते, विच इज़ द रीज़न कि हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढ रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी ढूंढ रहे हैं जो कि इनकम्पस करे इस डिस्पैरिटी को, वो एक्सप्लेन कर सके। बट एट बेस्ट ये एक डिस्पैरिटी है, विच मीन्स कि इस वक्त हमें ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली। एग्जैक्ट कॉज क्या है कि अच्छा जिससे कैसर भाई, ये क्वांटम सवाल जब फ्लक्चुएशन। मैंने किया तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें नहीं नहीं, पता है कि ऐसा इसका नहीं है। कॉज नहीं है। देखें, मैं आपको जबकि मैंने बताता हूँ, इनसे पूछा था कि क्या आपको आप गलत पता। बयान कर रहे हैं। देखें यासिर भाई सब भाई, लोगों रुक ने, जाएं। सब लोग यहाँ मौजूद हैं देखें, और वो मैं उसकी आपको मेरी बात की बताता तस्दीक हूँ, कर सकते हैं। हमेशा अच्छा, हमेशा हम लोग कैलिगुला जो साहब, है, बात तो ठीक है, पूरी हो हम जाने लोग दीजिए, पहले देखिए मुफ्ती साहब बात क्वांटम कर रहे मैकेनिक्स हैं। के अंदर, क्वांटम फिजिक्स के अच्छा अंदर भाई, इन होता साहब ये की है कि जो ये कलीगुला की हम आदत ये है कि ये प्रोबेबिलिटी बोलने से नहीं कैलिगुला देते हैं। बात साहेब, करते हैं। कैलिगुला साहेब, आपकी जो मूड फ्लक्चुएशन है उसका तो कोज कोई ना कोई होगा ना, वो इल्म होना चाहिए। आप साइंस की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, एक तरीकाकार होता है। मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, आप काट के अपनी शुरू कर रहे हैं, ऐसा तो ना करें। जी मुफ्ती जी साहब, क्या कह रहे जी, थे? मैं कसर भाई, इनसे जो सवाल आपने किया है एग्जैक्ट वही सवाल मैंने किया कि क्वांटम फ्लक्चुएशन का कॉज आपको पता नहीं है इसलिए आप कह रहे हैं, या आपको पता है कि उसका कॉज नहीं है, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लेंगे? इन्होंने कहा मैं दूसरा ऑप्शन लूंगा कि हमें हर हाल में सर्टेनली पता है कि उसका कॉज नहीं है, जबकि ये बात आपने खुद ही नहीं साबित कर दिया कि ये चीज गलत है। नहीं नहीं, अगर ये पता चल जाए तो क्वांटम फिजिक्स पे रिसर्च खत्म हो चुकी होती। बिल्कुल, तो साइंस तो इस वेरी तरह फैक्ट काम पे ही नहीं रिसर्च करती। जारी है। जी जी, सर्टेनिटी तो साइंस में है ही नहीं ना, ये जी तो हाँ। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, इन एनी केस, इस पे थ्योरीज मौजूद हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशन कैसे होती है, क्यों होती है, बट एट द मोमेंट हम जो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, बेसिकली वो पॉजिट करता है कि हमें उसके लिए मेजरमेंट्स करनी होती हैं, तो वो मेजरमेंट ही फिलहाल हम ये कहते हैं कॉज करता है, विच इज़ नॉट टू से कि मेजरमेंट कॉज करती है, पर कहने का मतलब ये है कि हम अगर मेजरमेंट ना करें तो हम उस फ्लक्चुएशन को कभी ऑब्जर्व ना कर पाए, देयरफॉर देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म। लेकिन एक चीज जो तयशुदा है वो ये है कि ये क्वांटम फ्लक्चुएशन जो होती है ये इस यूनिवर्स के अंदर ही होती है। देर इज नो साइंटिफिक एविडेंस कि ये यूनिवर्स के बाहर भी हो सकती है, विच इज टू से कि जो सब एटॉमिक एंटिटीज हैं, जितना भी क्वांटम रियल्म है, ये सारे का सारा कंटिंजेंट है, ये नेसेसरी नहीं है। विच इज टू से कि जबरदस्त। अगर ये कंटिंजेंट है तो ये अपने वजूद और अपने फंक्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको एक नेसेसरी कोज में ढूंढनी होगी जो कि अनकोज्ड कोज होगा। दैट इज द ओनली वे बाय विच यू कैन मेक सेंस ऑफ इट। आप ये नहीं कह सकते कि द फैक्ट कि मुझे इसकी फ्लक्चुएशन का कोज इस वक्त नहीं पता, देयरफॉर खुदा नहीं मैंने है। ये नहीं कहा, दैट इज आपने बात मैं पूरी समझी नहीं है शायद भाई यासिर डिबेट भाई। डिबेट खत्म करें भाई, ये
आदमी नहीं मानेगा, इसके पास कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। जब एक कोई चीज आर्गुमेंट नहीं है, आगे बढ़े मेरे ख्याल से कोई कमर भाई। आर्ग्यूमेंट नहीं, आगे बढ़े, इसके पास कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। ये पहले बोलता है कि उसका एग्जिस्ट है, फिर बोलते हैं जब डिबेट पे जब कहते हैं कि भाई प्रूफ करो, बोला प्रूफ नहीं है। जब प्रूफ नहीं है तो कैसे बात करो? नहीं नहीं, मैं आपकी बात बताई, देखें, मैं जो मेरी आपका अच्छा नॉलेज assumption है, वैसे आपका जी अच्छा अच्छा वैसे वो ठीक डांट रहे हैं इसलिए मेरे ख्याल है इस बात को खत्म करते हैं। कैलिगुला साहब, मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने आपसे बात कम की है, लेकिन खुशी हुई है आपसे बात करके। हम चाहते हैं कि इस लेवल पे गुफ्तगू हुआ करे जिसमें साइंस हो, जिसमें फिलोसफी हो। जो पिछले साहब आए थे आपने देखा था, हमें भी मायूसी होती है बाज़ औक़ात कि हमारा टाइम ज़ाया होता है, लेकिन पब्लिकली बात करनी पड़ती है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इस तरह के कन्वर्सेशन जारी रहें। नेक्स्ट टाइम आप तशरीफ़ लाइएगा, ज़रूर इसको देखिएगा कि क्या क्वांटम फ्लक्चुएशंस के लिए यूनिवर्स का होना ज़रूरी है या नहीं है। अगर ज़रूरी नहीं है, देन यू नीड टू प्रोवाइड कैलकुलेशंस जो बाहर की हैं, और अगर ज़रूरी है तो फिर आपको मानना पड़ेगा ये कंटिंजेंट है, और कंटिंजेंट चीज़ को सामने रख के आप एक नेसेसरी बीइंग पे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। दिस इज आई थिंक वेयर वी नीड टू लीव द कन्वर्सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, स्केप्टिक एग्नोस्टिक साहब जी क्या? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया सलाम। कि आपने निकाला नहीं। वजह थी आपके पास निकालने की और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बहुत ये शुक्रिया, मुझे क्रेडिट जाता है फिर स्केप्टिक साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैंने निकाला। कैसे कहते हैं, मैं सीरियस काफ़ी आज वो जो दुनिया में सूरत हाल चल रही है उस पर मेरा क्वेश्चन था, बल्कि आमिर भाई अच्छा है क्योंकि इनकी स्ट्रीम के बाद ही ज़्यादा मेरे जहन में वो सवाल मजीद पुख्ता हुआ। आप में से भी लेकिन जवाब देते कि देखिए जो इस वक्त जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में, वो तो पहले तो ये आई थिंक ये कहना भी ज़रूरी है एक नॉन मुस्लिम होते हुए भी कि आई थिंक ऐसा जुल्म है कि रोज़ अपने इंसान होने पर भी शर्मिंदगी होती है कि हम आराम से अपने बिस्तरों में सो रहे हैं। और यानी इसमें जितना ज्यादा मजम्मत तो क्या, यानी रियली अगर हम कोई भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें है तो हमारा जिंदा रहना ही नहीं बनता जिस तरह का जुल्म हो रहा है। लेकिन उसमें मैं एज नॉन मुस्लिम, हमें तो अपनी पोजीशन तो पता है कि हमने तो दुनियावी असबाब देखने हैं कि दुनियावी असबाब के तौर पे क्या किया जा सकता है, क्या डिप्लोमेटिक हल है, क्या मिलिट्री हल है, एक्सेट्रा। जो आमिर भाई की एक स्ट्रीम थी या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें मुझे एक कंफ्यूजन नजर आती है कि असबाब को कितना देखा जाएगा और ईमान को कितना देखा जाएगा, ये कैसे तय किया जाएगा? ये आप मक्की दौर में हैं या मदनी दौर में हैं? मतलब कैसे फैसला है कि ओके अब हमारे पास असबाब इनफ हैं, अब नहीं है? क्योंकि अगर सिर्फ बात ईमान की है फिर तो एक बंदा भी जाके अटैक कर दे और वो शहीद हो गया, वो तो कामयाब हो गया। ये सवाल आपका मुझसे है कि आमिर भाई की? आमिर भाई दोनों, से। जो भी मेरा यानी जनरल ये कंफ्यूजन मुझे मुस्लिम उम्मा में थ्रू आउट इस वक्त बहुत सख्त किस्म की देखिए, नजर आ रही है। हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से चंद एक जो बड़े ममालिक हैं वो तो मदनी दौर से भी आगे हैं, ठीक है, असबाब के एतबार से। असबाब मदनी दौर में भी इतने नहीं थे कि जितने उन ममालिक के पास हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। उनमें आप तुर्की को ले लें, सऊदी अरब को ले लें, और भी दूसरे ममालिक हैं, हर एक, पाकिस्तान तक चले जाएं, तो हथियारों के मामले में, फौज के मामले में अगर सारे मुस्लिम ममालिक की फौज मिला दी जाए तो कम 7-8 लाख बंदा बनता है। तो ये एक फैक्ट है। हजरत इससे ज्यादा, हजरत इससे 7 ज्यादा, लाख 8 लाख तो सिर्फ 80 लाख। पाकिस्तान की है। 80 लाख, 80 लाख, हाँ, 80 लाख। जी 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 बिल्कुल, 70-80 लाख में कहना चाह रहा था, 60 लाख, जी हाँ ठीक है, 80 लाख के करीब। तो भाई ये इतनी बड़ी आर्मी है और इतने सारे मिसाइल हैं, हजारों की तादाद में सबके जेट्स मिला लें, मतलब ये कि वसाइल की कोई कमी है नहीं, इतने वसाइल हैं। पॉइंट नंबर 1। अब रही ये बात कि फलस्तीन में, तो जो फलस्तीनी हैं उनके पास असबाब नहीं है, ठीक है, उनके पास असबाब की किल्लत है। और मैं समझता हूं कि शायद बाज मर्तबा वो उनकी हालत वही हो जाती होगी कि जो मुसलमानों की असबाब के हवाले से थी मक्की दौर में, लेकिन उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है। यानी वो जो कर रहे हैं वो इकदामी नहीं कर रहे हैं, वो दिफाई कर रहे हैं। तो जब वो दिफाई हैं, यानी उनको एक ओपन एयर प्रिजन में डाल दिया गया, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 15-20 सालों से उनकी यही सूरत हाल है। पानी उनके पास जाता है तो एक मिकदार में, और वो भी इंटॉक्सिकेटेड, और उसके अलावा जो है यानी यानी उसको आपको पता ही है, उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो अब जो सूरत हाल वो वहां पर है, वो अपने दिफा में वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि करो या मरो। तो अगर करेंगे तो भी मरेंगे, नहीं करेंगे तो भी मरेंगे। तो वो आप उनके बारे में कह सकते हैं कि वो शायद मक्की दौर में हो, लेकिन पूरी मुस्लिम उम्मा तो मदनी दौर से भी आगे निकल गई है।
लेकिन मुफ्ती साहब उम्मा तो कोई एक एंटिटी के तौर पे इस वक्त नहीं एग्जिस्ट करी, नेशन स्टेट्स के तौर पे एग्जिस्ट करी है। तो फॉर एग्जांपल एज अ पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी मुसलमान कोई है, आपकी आपकी नजर से उसका इस वक्त लाया अमल के बस वो चल पड़े, जो उसके पास बंदूक पत्थर है लेके चल पड़े, या स्टेट के लेवल पे मोबिलाइजेशन करे? क्या नहीं, एक रिसेंटली एक फतवा अभी आया है और ये फतवा जो है कतर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है उलमा की, उनकी तरफ से आया है। और गालिबन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की भी एक ऑडियो मैंने सुनी थी, वो भी कुछ उसी तरह की मिलती जुलती है। उसके मुताबिक के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, मुस्लिम नेबरिंग स्टेट्स, ये पहले उनके ऊपर फर्ज है, उसके बाद जितना जो दूर होगा उसकी जो समझ लीजिए कि जो दर्जा बंदी है उसके ऊपर इस चीज के वाजिब होने की, वो उसी एतबार से वेरी करेगी। लेकिन जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, अब उसमें चाहे आप लेबनान ले लें, उर्दून ले लें, सीरिया ले लें, इजिप्ट ले लें, तुर्की है, सऊदी, ये सारे के सारे, और फिर इनकी जो अपनी पोजीशन है, मान लीजिए सऊदी अरब की एक पोजीशन है पूरी दुनिया में, वेस्ट में और अमेरिका में सऊदी अरब को बहुत अहमियत की निगाह से देखा जाता है, और सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट जो है वो यूरोप और अमेरिका में बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से यूएई का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तुर्की की बहुत ज्यादा अहमियत है टेक्नोलॉजी के एतबार से भी और वैसे भी ओवरऑल। तो ये बड़े बड़े मुमालिक हैं, तो ये असबाब के एतबार से बहुत आगे हैं। और मैंने ट्विटर के ऊपर क्लियरली टर्की को, टर्किश गवर्नमेंट और इसी तरीके से उर्दुगान को वाज़ेह तौर से कंडेम किया है कि भाई तुम, अब आप देखें कि आजरबाईजान से 60% जो ऑयल है इजराइल का, वो वाया तुर्की आता है। तो तुर्की ने इस ताल्लुक से कुछ नहीं किया। कल जाकर तुर्की ने, जब इतना कुछ हो गया, कई कई हॉस्पिटल्स के ऊपर बमबारी कर दी गई है, तो कल जाकर तुर्की ने अपने सफीर को वापस बुलाया। उससे पहले बोलिविया ने वापस बुला लिया था और अपने जो सिफारती ताल्लुकात है वो खत्म कर दिए थे। तो जो मुसलमान नहीं है वो ये कर रहे हैं, और जो मुस्लिम ममालिक हैं, हुकूमतें हैं, वो ये नहीं कर रही हैं। इसमें मुसलमानों का कसूर नहीं है। इसके अंदर लेकिन मुझे बड़ा अहम लगा यहाँ सवाल कि हम तो जो सोशलिस्ट हैं, हम तो इसका एनालिसिस करते हैं रूलिंग क्लासेस। जैसे आप ममालिक का नाम ले रहे हैं कि तुर्की ने ये किया, सऊदी ने ये किया, जो कि ठीक है, लेकिन एक्चुअली फैसला जो कर रही हैं वो रूलिंग क्लासेस कर रही हैं जिनके अपने इंटरेस्ट शामिल हैं इन वेस्टर्न ममालिक में। वही हमारा, मैं वही कहने वाला था कि अवाम का खता नहीं है, बल्कि जो हुकूमतों में शामिल है ये उनके फैसले हैं। तो एक आम, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पाकिस्तानी का, एक आम पाकिस्तानी इसमें, यानी आपके नजदीक जो मुसलमान है, वो क्या करे? वही एक आम शख्स जो है वो सिर्फ अपनी हुकूमत के ऊपर दबाव ही डाल सकता है। उसके लिए हरगिज ये हुक्म नहीं है कि वो हथियार उठाए और लेके चल दे। क्या करेगा वहां जाकर? उसके पास हथियार ही कहां से आएगा भाई? हथियार के नाम पर उसके पास चाकू होगा, छुरा होगा, वो मिसाइलों का मुकाबला कैसे करेगा? तो उसके लिए जरूरी यह है कि वो अपनी हुकूमत के ऊपर दबाव डाले, यही पॉसिबल है एक आम इंसान के लिए। और इसी तरीके से देखें, ये जो जंग हो रही है ये बहुत सारे महाजों के ऊपर लड़ी जा रही है। एक तो मैदान जंग है, मैदान कारजार है कि जहां पर लाशें गिर रही हैं, बम बरस रहे हैं, वो अपनी जगह है। दूसरा मैदान जो है वो नैरेटिव का है, और तीसरा मैदान जो है वो है कैपिटल का। यानी इसराइल के पास जो पैसा है वो उसकी कंपनियों के, स्टारबक्स है, सारा पैसा जो है वो स्टारबक्स एक बड़ा जो उसका रेवेन्यू है वो वहां जाता है। तो आज की तारीख में आई नो कि मैंने आपके साथ कॉफी स्टारबक्स में बैठ के पी थी जी तो लेकिन बात यह है कि आज जब हम ये देख रहे हैं कि नहीं, स्टारबक्स ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। इसी तरीके से वॉलमार्ट 1 बिलियन दे रहा है, अमेज़न की तरफ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं, और भी बहुत सारी टीजे मैक्स और बहुत सारी कंपनियां जो मेरे माइक्रोसॉफ्ट सब। हाँ, तो अब मुसलमान या इंसाफ पसंद आप जैसे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है मोरली के जालिम के जुल्म को रोकने के लिए जहां से उसको मदद मिल रही है उसको उसके ऊपर अटैक करें, और वो इस तरीके से कि जितना भी मुमकिन हो हम अपना जो सपोर्ट है वो वहां से हटा लें। कि भाई अगर मान लीजिए एक चीज आपको वॉलमार्ट में मिल रही, वही चीज आपको किसी दूसरे स्टोर में मिल रही, तो चलो मैं दूसरे स्टोर से जाकर ले लूं, कम से कम मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बच्चों के कत्ल में ना हो। ये दूसरी सतह है। तीसरी जो मैंने दूसरा आपको महाज बताया वो नैरेटिव का है, और उसमें फलस्तीनी बहुत हद तक कामयाब है। वो इस तरीके से कि वेस्टर्न और अमेरिकन इलाकों में इस वक्त जो पब्लिक परसेप्शन है इजराइल और फलस्तीन के ताल्लुक से, उसके अंदर बड़ी तेजी के साथ शिफ्ट आया है। और वो ये कि जो गैर मुस्लिम है वो भी ये कह रहे हैं कि भाई इजराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी, फलस्तीनियों का वहां पर हक है, उनको उनके घरों से निकाला गया और अब बम भी उन्हीं के ऊपर बरस रहे हैं। ये जो शिफ्ट है आपको पहले नहीं मिला था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से या बहरहाल बहुत से इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम है उनकी वजह से ये शिफ्ट आया है। ये एक और महाज है कि जिसमें एक आम मुसलमान अपना किरदार अदा कर सकता है। आई थिंक बहुत ही जबरदस्त मुफस्सल। अच्छा, मैं एक ना बात यहाँ स्केप्टिक भाई इजाजत हो,
हजरत ये जो शिफ्ट देखने में आया है इसमें नो डाउट सोशल मीडिया वगैरह का जो रोल है वो तो प्रोमिनेंट है। हमास का अटैक करना भी, आप उसको गलत बोलें, उसको इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन जो भी ये वेस्ट कर रहा है, जो भी कुछ मीडिया स्पॉन्सर्स सो भी मामला कर रहे हैं, मगर ये हकीकत है कि हमास के इस अटैक ने एक नया चैप्टर ओपन किया है जिसने हिस्ट्री को दोबारा रिकॉल करवाया है। और जो लोग आज की यूथ जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई है, जो सारी ट्रैफिक है, उनको पता चला है कि पैलेस्टाइन और इसराइल का इशू क्या है, जी हाँ, ये वेस्ट बैंक क्या है, ईस्टर्न जेरूशलम क्या है, गजा क्या है, इसकी जियोग्राफिक जो हिस्ट्री है वो लोगों को पता चली है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मामला है कि कई दफा आपको शोर डालना पड़ता है लोगों को बताने के लिए कि इर्द गिर्द क्या चल रहा है। एक तो ये चीज मैं रखना चाहता था। दूसरी जी हाँ, बात मैं रखना चाहता था, जो स्केप्टिक था, मेरी बात के बाद जो सवाल उठा रहे थे उसमें मैंने दो बड़ी किताबें, एक हाउ टू विन अ वॉर और आर्ट ऑफ वॉर, सैनजू की जो बड़ी किताब है, जो बड़े थिंक टैंक्स थे जो वॉर की स्टडी की हिस्टोरिकली, उन्होंने टॉप पर लिखा है कि किसी भी आर्मी के मोराल को अप रखना होता है जंग जीतने के लिए। ये जो आपके असबाब हैं ये लोग छोड़ के भागते हैं, जो कि हमने देखा रिसेंटली, सही, ठीक है। और उस पर जो न्यूट्रल एनालिसिस है वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरफ से और मीडिया हाउसेस की तरफ से आया। मोराल अप रखने का तरीकाकार ये है कि एक बिलीवर के लिए, एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी चीज जो उसके मोराल को अप रखती है वो ये है कि वो अल्लाह के लिए और हक के लिए और अदल के लिए और अपने हक के लिए, मजलूमों के दिफा के लिए वो लड़ता है। ये चीज का तसव्वुर जो है ये मुसलमानों के अंदर, इनके हुक्मरानों के अंदर आना चाहिए कि ये दुनिया फानी है, इसके बाद एक अदालत लगनी है जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल होगी। लिमनिल मुल्कुल यौम, जिस अच्छा वक्त आमिर कहा भाई, गया है। आपको ऐसा नहीं अब इस लगता, मोराल सॉरी को मैं आप इंटरप्ट रखने कर के रहा हूँ, लिए, इस मोराल को आप रखने के लिए जरूरी ये है कि जो अवाम है वो प्रेशर क्रिएट करे। अब दूसरी चीज जो मैंने वहां पर बयान की थी वो ये है, लामहल्ला तौर पर दो सूरतों में से एक सूरत होगी, ये क्रिस्टल क्लियर है। अब इसको आप बाय फोर्स समझें या यानी बाय हुक और बाय क्रुक, वॉलंटियरली कोई जाए या किसी को ड्रैग करके लेके जाएं, इस जंग में अवाम उतरेगी। एक तो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से हुकूमतों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हुकूमतें, हमारी जो स्टेट्स हैं, मुस्लिम स्टेट्स, वो डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर लॉबिंग करेंगी, प्रोपेगेंडा करेंगी, नैरेटिव बिल्ड करेंगी, जिस वजह से हम इसकी टेबल टॉक के जरिए मसला हल कर सकेंगे। ये दो के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास तीसरी है नहीं है। ये सिंपल है। अब देख ले क्या चलिए ठीक, फैसला करता इसमें है। वो ज़िमनी एक सवाल है, वो एड्रेस कर दीजिएगा बेशक। कि आपको ऐसा नहीं लगता कि शहादत जो है थोड़ी ओवर वैल्यू की गई जितनी एक्चुअली शायद इस्लाम में हो? कि मतलब मुझे तो स्पिरिट ये समझ आती है कि आप अपनी बेस्ट प्लानिंग करें और उसके बाद शहादत हो जाए तो ठीक है, फिर आपकी विन है। लेकिन सिर्फ देखें शहादत फॉर द सेक ऑफ शहादत के, बस आपने शहीद हो जाना बगैर प्लानिंग के, वो तो ये तो कोई कहा ही नहीं। नहीं है, ये तो हाँ कभी ये भी नहीं कहा। हाँ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई, ऐसा नहीं है। यानी अगर आप मौजूदा मसले को ही देख लें, चले आप किसी और किताब को या किसी हिस्ट्री को छोड़कर मौजूदा मसले को जो फलस्तीन इसराइल का चल रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जी जिन लोगों ने अटैक किया 7 अक्टूबर को हमास ने, कि उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी? क्या उनको पता नहीं था कि रिटेलिएशन होगा और जबरदस्त होगा? हम्म। मैं नहीं समझता ये कि कोई इनोसेंट आदमी भी ये समझ रहा होगा कि नहीं बस उन्होंने मिसाइल छोड़ दिए। अच्छा, बिल्कुल उनको अंदाजा जबरदस्त होगा। सवाल। ये जो शहादत के ओवर वैल्यू करना ये चीजों पे, हजरत उमर का कॉल बिल्कुल इसके बरअक्स मिलता है। वो बरअक्स ये मिलता है कि एक है वॉर स्ट्रेटजी। वॉर स्ट्रेटजी के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि आपने मैक्सिमम डैमेज करना है और मिनिमम कोलैटरल डैमेज हो या मिनिमम आपके लोगों आपका नुकसान हो, यानी मैक्सिमाइज करना है उस डैमेज को और अपने गोल्स को अचीव करना है। ये सिंपल सेकुलर वॉर स्ट्रेटजी मानी जाती है। हजरत उमर का भी कॉल इस पे आपको मिलता है कि ऐसे ना करो कि जीरा ना पहनी और मैदान में उतर जाओ। ये ऐसे नहीं कहा कि कोई बंदा जो है जिसकी महारत नहीं है, पहली सफ़े, यानी जिसको अरबिक वॉर टर्मिनोलॉजी के अंदर अल मुकद्दमा बोला जाता है, यानी वो जो दस्ता है, जो मुकद्दमा है, वो फुल ट्रेंड लोग हों, ऐसे लोग हों कि जिनकी तीरंदाजी की, नेजाबाजी की, तलवार की, घुड़सवारी की, हर तरह की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी इन मॉडर्न टाइम्स उनको हर किस्म का वेपन, यानी जिस तरह हमारे कमांडोज होते हैं, यानी हर किस्म की ट्रेनिंग उनकी हो। ये तो क्लियर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म सही मुस्लिम में मिलता है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिंदा किया जाऊं शहादत, वो शहादत के रुतबे को अहमियत दी गई है इस एतबार से कि एक तो मुजस्सम शहीद बनता है, गवाह बनता है, और दूसरा यह है कि राह हक के अंदर उसने अपनी जान लुटाई है, ऑब्वियसली उसका दर्जा बुलंद होगा। अच्छा, यही चीज फ्यूल देती है और ऑक्सीजन देती है फ्रीडम फाइटर्स को कि वो अपने हक के लिए टैंकों के सामने बच्चे खड़े होते हैं। आप मुझे बताएं, मोरल अप करना है, मोरल अप के लिए एक इंसान की साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी को खड़ा रखने के लिए आपको ये चीज बयान करनी होती है
यानी मैं ये स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा हूँ, आपको ये चीज बयान करनी होती है ताकि वो अपने हक के लिए आवाज उठाए। अब उसमें हकीकत बेस ये चीज है, आप देख लें जिन जंगों में जो सेकुलर वॉर्स हुई हैं उनके मोराल इतने डाउन होते हैं कि फौजी आपस में लड़ पड़ते हैं। सही। अच्छा, और इस जंग में भी आप देखें कि नुकसान किसका हुआ है, यानी जो रेप्यूटेशन इजराइल ने बनाई थी ना गुज़िश्ता चंद सालों में, चंद दहाइयों में, वो रेप्यूटेशन बिल्कुल शैटर्ड हो गई है, बिल्कुल खत्म। कि भाई आयरन डोम का एक हवा खड़ा किया हुआ था, खत्म। उसके बाद ये था कि भाई उसकी आर्मी इतनी जबरदस्त और ट्रेंड है, गज्जा में दाखिल नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट है कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर, यानी हर एतबार से उस कंट्री की रेप्यूटेशन, उसकी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, हर चीज जो है इस वक्त वो दाव पर लगी हुई है। और फौजी जो है इन्वेस्टमेंट, और इसी तरीके से वजीर आजम के घर के बाहर जो है, नेतन्याहू के घर के बाहर इजरायली खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारे लड़के मर रहे हैं, वरना प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक बहुत ही जबरदस्त, मैं एग्री करता हूँ तमाम जवाब से जो हजरात ने दिए हैं। और यानी नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे न्यूयॉर्क तो फिर मेरे घर पे चाय इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। चले चलिए, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं बस एक बात ऐड कर दूं आयरनी के तौर पे मुफ्ती साहब, कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं, खासकर नेबर जैसे आपने बोला, उन्हें तो अपना हक अदा कर दिया ना, आयरनी के तौर पे ले लेना। उन्होंने जो गाजा पे जो बमबारी हो रही थी बच्चों पे, उसके लिए तो अपने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को तो नहीं एक्टिवेट कर सके, लेकिन जो इसराइल पे आ रहे हैं मतलब मिसाइल्स यमन और बाकी एरिया से, सीरिया से, तो जॉर्डन यानी उर्दून और सऊदीया ने उसके अगेंस्ट अपने पेट्रियट्स और सैम्स को एक्टिवेट कर दिया है। तो जी ये हाँ, आयरनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब ये कंसर्न है मेरा, ओआईसी ने कोई क्लियर स्टैंड लिया है इसके ऊपर? डजंट मैटर मेरे भाई, क्लियर स्टैंड ओआईसी जो है वो एक ऐसा ही है जैसे, मतलब हम इस वक्त स्क्रीन पर 5 लोग नजर आ रहे हैं, हमने एक तंजीम बना ली, उसका नाम रख लिया ओआईसी, बस उसकी वही वैल्यू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इतना फर्क होगा, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं अपनी कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए। वरना वो एक एजेंडे के तहत वजूद में लाई गई थी, और वो एजेंडा था कि मुस्लिम उम्मा को बजाहिर यूनाइट करना, लेकिन अंदर से खोखला कर देना। वो अपने एजेंडे के ऊपर कामयाब है। यानी वो मुस्लिम दुनिया को यूनाइट करना और उसकी मैन पावर को या उसके सोर्सेस को अरब एजेंडे के बैक पे रखना, कि आप अरब की पुष्टपनाही करें। अफसोस के साथ यही हो रहा है। अब ये जो नॉर्थ थंडर एक्सरसाइज की गई थी 20+ कंट्रीज की, जिसमें सारों को शामिल किया था, वो फोर्स किधर है? वो एक्सरसाइज जो करवाई गई थी झंडे लहरा लहरा कर, मैं ये सवाल करता हूँ कि भाई वो फोर्स बनाई गई थी कि आप नेटो के इक्विवेलेंट वॉर ऑन टेरर जो है उस पर आप काम करना चाह रहे हैं। अब वॉर ऑन टेरर और क्या है? मुसलमानों के गले कटे जा रहे हैं, इससे बड़ा टेरर क्या है? तो वो नेटो तो अपना काम कर गई। आपकी जो फोर्सेस हैं, जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज इन्वेस्टमेंट, द बिगेस्ट बजट, मिलिट्री बजट जो है वो केएसए के पास है, किस जगह पे है? सिवाय अरब के इंटरेस्ट को या अपने छोटे से टुकड़े को इंटरेस्ट के लिए ये सारी ओआईसी बनी हुई है। अच्छा, मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, कश्मीर के इशू को कितना घसीट के अंदर धकेला गया ओआईसी के अंदर, उसके ऊपर बात नहीं करने को तैयार, क्योंकि अरब इंटरेस्ट के, मिडिल ईस्ट के इंटरेस्ट के अंदर नहीं आती वो चीज। देखें, इस वक्त जो अरब ममालिक हैं, उनकी पॉलिसी ये है कि किसी तरीके से गज्जा में जो लड़ने वाले हैं उनका खात्मा हो जाए, यही पॉलिसी है उनकी। और ये पॉलिसी बिल्कुल जग जाहिर हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो डर की वजह से खामोश बैठे हैं, डर नहीं है, बल्कि हिमायत है कि भाई ये जो एक खास आइडियोलॉजी है, अगर ये फैल गई तो कल हमारे इक्तदार को खतरा होगा, इसको यही खत्म कर दो। और कौन खत्म करे भाई? इजराइल खत्म कर दे, लोग कहेंगे इजराइल ने खत्म कर दिया, हमारा कोई नाम नहीं होगा, हमारा काम हो जाएगा। ये है मसला। लाठी भी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हजरत, मुझे आज भी याद है मेरा इजिप्ट का प्लान था कायरो के लिए, 2011 की बात है, 2010-11 की। और ट्यूनिस में दंगे शुरू हुए, मिस्र में हुए, लीबिया के अंदर मसले मसाइल शुरू हो गए, जब ये सारा अरब स्प्रिंग जिसे कहा जाता था, अरब अपराइजिंग जी, उस पर बड़ी बातें हुई। मुझे याद है कि जैसे ही ये अरब स्प्रिंग के नाम से इन्वर्टेड कोमास, जब ये शोशा छोड़ा गया, फटाफट दुबई के अंदर और सऊदीया के अंदर और बहरीन के अंदर, ये जो कतर, ये एरियाज आते हैं जो बड़े अपने आप को सेफ साइड समझ, इन मुल्कों के अंदर लोकल जो सऊदीज थे, लोकल जो अरब थे, उनके कर्जे माफ कर दिए गए, सैलरीज जो हैं वो इंक्रीज हो गई, पेंशन्स जो है इंक्रीज हो गई। मैंने कहा, मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा ये इन्होंने क्या किया है जी। तो ये सिर्फ इनका इंटरेस्ट ये है। ये फलस्तीन के भी बारे में अगर कोई बात करें तो अपने इंटरेस्ट के लिए करेंगे। और हजरत ने कहा है, ये कहते हैं ये आज के जाते कल के जाते आज जाएं, आवाज दबेगी तो फ्रीडम फाइटर्स को, वरना देखें आज लोग तालिबान की मिसाल दे देते हैं,
आज लोग जो है वो उज्बेकिस्तान की मिसाल दे देते हैं, वो कहते हैं देखो ये लोग भी तो लड़ रहे थे, अगर इन लोगों ये फतह पा सकते हैं तो हम लोग मिसालें देते हैं करंट इश्यूज की कि देखो वहां भी फतह मिली है, वहां भी मिली है, लिहाजा तुम भी शुरू करो। इसको इबरत का निशान बनाना जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज के दौर में जो कामयाबी अपने मिशन में होती है वो जरूरी नहीं है कि वो मिसाइल बरसा कर ही हो। यानी हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जंग का दायरा वसी हो और सारी दुनिया उसकी लपेट में आ जाए। कोई भी आदमी, हदीस में है कि ला ततमन्नू लिका अल अदू, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुश्मन से मुलाकात की तमन्ना ना करो। यानी आप ये तमन्ना ना करें कि हालात मजीद खराब हो जाएं, बल्कि हालात को किसी तरीके से काबू करना ये जरूरी है। तो ये मुमालिक अपना अगर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना चाहे तो कल से पहले आज कर लें। लेकिन हो क्या रहा है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो जूकतू आ रहा है और उन मुमालिक में आ रहा है कि जो इस्लामोफोबिया का गढ़ है। अभी कल ही पता चला कि भाई MBS साहब जो है वो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर जो है वो IPL में लगा रहे हैं। दुबई के 50 बिलियन डॉलर इंडिया में आ रहे हैं। तो ये ठीक है, आ जाए, उनका एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर आप इसको एक उम्मेटिक टर्म्स में देखें तो भाई पहले ये होना चाहिए ना कि अपने मुल्क को इस्लामोफोबिया से पाक करो, तो ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट हाजिर है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी बार्गेनिंग टेबल के ऊपर कोई बार्गेनिंग आपके पास लिस्ट हो कि भाई हम अपने लोगों के लिए, और मैं हजरत ये चीज कहना चाहता हूं, हमारी आवाज तो नहीं पहुंचेगी मगर ये है कि चलो ये जुमले जो हैं कह दिए जाएं कि अल्लाह की बारगाह में गवाह बनते हैं आपके अल्फाज भी। मैं इन हुक्मरानों से ये कहता हूं कि यार रियाकारी के लिए ही, पब्लिक में अपनी इमेज के लिए ही, कम से कम मुसलमानों के हक के लिए बोल ही पड़ो, अपनी इमेज के लिए कि हम जनाब मुस्लिम दुनिया के लीडर हैं, हमने बड़ों को इस्लामिक टच देते देखा है, आप भी थोड़ा सा टच तो दे दिया करो। कोई टच ही नहीं देता, ये बड़ा मसला है। अच्छा, अब वो टच की बात क्या है, मैं ये तुर्की का जो कंट्रीब्यूशन है वो चंद ड्रामे है, इसके अलावा क्या कंट्रीब्यूशन है कि उसने चंद ड्रामे जो है वो मुस्लिम उम्मत को लॉलीपॉप के तौर पर पेश कर दिए। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं उसमें ऐड एक कर दूं बात वो कि रजब तैयब एर्दोगान साहब ने जब आपने वो बोला ना कि उन्हें एम्बेसडर बुला दिया, तो उनको जल्दी से ये बोलना पड़ा क्योंकि यूरोपियन यूनियन और नेटो की तरफ से बड़ा ब्लैकलैश आ गया कि रुको रुको, हम ये ना हम उनके साथ ताल्लुकात खत्म नहीं कर रहे हैं, हम बस अपना बस सफीर वापस बुला रहे हैं, ताल्लुकात हमारे रहेंगे। सिफारती ताल्लुकात खत्म होने का मतलब ये है कि वो जो 60% ऑयल अजरबैजान से वाया तुर्की जा रहा है वो फौरन रुक जाएगा, चूंकि अब ताल्लुकात खत्म हो गए। वो ताल्लुकात बाकी हैं, सिर्फ एक सिंबॉलिक तौर पर एम्बेसडर को वापस बुलाया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अजरबैजान के ऊपर मुकम्मल इन्फ्लुएंस तुर्की का है कि जो अजरबैजान और आर्मीनिया की जो जंग हुई थी उसमें तुर्की ने जो अजरबैजान को सपोर्ट किया था, उसी वजह से उसकी फतह हुई है। तो अगर तुर्की उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालकर उस ऑयल को बंद कराना चाहे तो बहुत आसानी के साथ करा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं और तुर्की के लिए, उर्दुगान के लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो जो अपनी अवाम को खिलाफत उस्मानिया का चूरन बेच रहे थे, तो वो आज ये कहते हैं कि भाई ये मौका आ गया, अब हम अपनी लीडरशिप साबित करेंगे कि कैसे जो है दुनिया के गेम को चेंज किया जाता है। लेकिन नहीं, वो एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर तकरीरें कर रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं, इसके अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं मुफ्ती साहब इस पे एक और टेक देना चाहूँगा। मेरा ख्याल ये है कि मुसलमान मुल्क अपनी अपनी ज़ाती हैसियत में दर्द रखते हैं। तुर्की भी रखता है, पाकिस्तान भी रखता है, ईरान भी रखता है, लेकिन हमारे साथ ये छोटे छोटे तजर्बात ऐसे हो चुके हैं कि हर मुल्क को मसला जंग का नहीं है। जंग पाकिस्तान भी इसराइल के साथ बड़ी अच्छी कर सकता है, पाकिस्तान के पास सुपीरियर फाइटिंग पैराफेरेलिया है, तुर्की के पास है, ईरान के पास है। जंग इशू नहीं है, जंग का आफ्टर माथ प्रॉब्लम है। अभी अब देखें कैसे ताने बाने आपस में मिलते हैं कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की ने कोशिश की कि इस तरह का एक इत्तेहाद बनाए, तो हमारे अपने मुसलमान मुल्क ने ही नहीं बनने दिया कि ये इकट्ठे ना हो जाएं। प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद जो कुछ होगा इस जंग के बाद, तो तुर्की के साथ कौन खड़ा होगा, ईरान के साथ कौन खड़ा होगा, पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा होगा। अगर ये एश्योरेंसेस मिल जाएं तो देखें इसराइल जैसे मुल्क के साथ बगैर जंग किए भी सारा कुछ हो सकता है, इसलिए कि वो डिपेंडेंट है ऐसी मुसलमानों के, उसकी एयर स्पेस मुसलमान मुल्कों की मरहून मिन्नत है। उसकी जो सीज हैं, अगरचे गजा वाली पट्टी का समंदर साथ उस पर उसका कब्जा है, लेकिन आगे फिर टर्किश वाटर्स और ये वो नॉर्थ अफ्रीकन वाटर्स वो मुसलमानों के पास हैं। वो कहाँ तक जा, कहीं वो कुछ नहीं कर सकता, बगैर जंग किए भी उसको कैपिचुलेट किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद क्या होगा।
अगर अश्योरेंस मिल जाती है पाकिस्तान को ईरान की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, तुर्की की तरफ से कि हम आप गिरने नहीं देंगे, पाकिस्तान स्टैंड ले सकता है। नहीं तुर्की तो ले एट सकता द है। एंड ऑफ द डे फैसल भाई बात तो वही हो गई ना कि लीडर्स जो हैं ये उनकी कमी और उनका निफाक है, वरना अवाम को यहाँ या मुल्कों को कोई नहीं कोस रहा है। बात लीडर्स की हो रही है कि अगर लीडर्स जो हैं वो खुलूस रखते और इस्लाम और मुसलमानों का दर्द रखते तो आज ये मसला होता ही ना। मैं आपको मैं कैसर कम भाई से चाहता अल्फाज हूँ, में कैसर जी भाई सर मैं मादरत चाहता हूँ, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ही फर्क कर दें कि एक मुल्क में और एक हुक्मरानों में या रियासत है और एक तरफ सियासत है, तो उसमें तो हमें फर्क करना पड़ेगा। वरना कैसर भाई आप ही को सामना करना पड़ा है कि आप लोग रोड पर थे और आप लोगों को जनाब हथकड़ियां भी डाल दी गई हैं और आप लोगों को गाड़ियों में बिठाया गया है और एहतजाज हो रहा था फलस्तीन के हक में। ये वही रियासत थी। अच्छा ऐसा भी हुआ? हुआ है, जी जमात मैं इस्लामी वही का अर्ज साथ करने देखें। लगा था। जी मैं वही अर्ज करने लगा था अभी कि पहले लाहौर में हुआ कि जो अक्सा की आवाज़ के नाम पे जो इवेंट था वो कहीं नहीं करने दिया गया, बहुत कोशिश के बावजूद भी। आखिरकार वो कदाफी स्टेडियम में हुआ, लेकिन वो भी कैसे हुआ वो भी एक और कहानी है। एंड में कदाफी स्टेडियम वाले भी नाराज़ थे कि आपने ये इवेंट क्यों किया। बिल्कुल ऐसे ही जब ये जमात इस्लामी ने तो अकोमोडेट किया, लेकिन इसमें बहुत सी जमातों के और लोग शामिल थे, मजहबी जमातों के। अब आप अंदाज़ा करें कि इन दोनों इवेंट्स की आप हालत देखें कि हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं थी, लेकिन ये जो लाहौर वाला इवेंट था इस हॉल में 750 लोगों की तकरीबन गुंजाइश थी और मैंने इसके फ़ौरन बाद कहीं और जाना था, एक और मेरी स्पीच थी, तो मैंने इनसे इजाज़त दी कि मुझे पहले करने दें कि मैं निकल जाऊँ। तो आप ये अंदाज़ा करें कि मेरी स्पीच सबसे पहले थी और उस वक्त हालत ये थी कि हॉल न सिर्फ भर चुका था, बल्कि जो सीढ़ियाँ हैं जिन पे चढ़ के लोग सीट्स तक जाते हैं, उस पे भी लोग बैठे हुए थे और मेरे बाहर निकलते-निकलते लोगों का तांता बंधा हुआ था जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। लोगों की ये हालत है। इस्लामाबाद में जहाँ पे इन्होंने नहीं करने दिया, अगेन मेरी स्पीच वहाँ पे सबसे पहले थी बिकॉज़ ऑफ जो इंग्लिश ऑडियंस जो मीडिया आया हुआ था उसके लिए। तो मेरी स्पीच अगेन यानी कि मैं बात को एंड की बातें नहीं बता रहा, शुरू की बातें बता रहा हूँ कि जहां तक नजर जाती थी वहां तक लोग ही लोग थे और अभी खैबर पख्तूनख्वा का जो क्राउड है वो इसमें शामिल नहीं हुआ था, अभी वो मोटरवे पे स्टक थे। लोगों का ये रिस्पॉन्स है। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत और ऑर्गेनाइजेशन जो गजा में काम कर रही है, पाकिस्तानियों ने इन डायर हालात में भी 1 अरब रुपया इकट्ठा किया गजा के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया उन्होंने। लोगों का तो स्टांस क्लियर है कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। अब ये जो है ना वाहन के मारे हुए हुक्मरान, मसला वो जी है। जी हाँ, वही बात है, वही बात हो रही है कि हर एक आदमी को अपना इक़्तिदार और इक़्तिदार की का जो नशा है वो प्यारा है। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजात। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजात।